सी प्लस प्लस के सीरीज में मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में, जिसका कि मैंने डेमो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूप में प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया था। मैं आज बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में आपको डेमो देता हूं, किस तरीके से मेंबर फंक्शन के थ्रू हम बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपका जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, इन सारे को आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं इसमें एक आध क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दूंगा कि आप उसको सॉल्व करें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और भी बेटर हो सके। तो जैसा आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऑपरेटर को ओवरलोड करें क्यों, तो उसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट दिया पिछले वीडियो में। एक बार मैं उसको 2 लाइन में रिकैप कर देता हूं कि जब हम किसी भी तरह के ऑपरेशन को, जो कि नॉर्मल ऑपरेटर हमारा प्रिमिटिव टाइप्स के लिए है, उसको यदि ऑब्जेक्ट टाइप में या ऑब्जेक्ट टाइप के साथ हम इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो कंपाइलर इसकी इजाजत नहीं देता है। यानी कंपाइलर आपको एरर मैसेज शो करेगा, क्योंकि यूजर डिफाइंड टाइप पर हम डायरेक्ट कोई भी ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हैं। तो बात आती है कि इसको करेंगे कैसे। तो इसी के कंसेप्ट को लेकर के मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, जिसको कि आप देख सकते हैं। यदि समझ में नहीं आती है तो आप क्वेरी करें, क्वेश्चन आप भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन अवश्य करूंगा। आप सीखेंगे तो ये फायदा आपको करेगा, मुझे नहीं। मुझे तो सारी बात आती है, मैं आपको बताने के लिए ही हूं, ताकि वैसे स्टूडेंट जो कि कहीं पढ़ नहीं सकते, वो एफर्ट नहीं कर सकते और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिटेड हैं, तो आप कम से कम ओवरऑल के बारे में आपको नॉलेज मिल सके। क्लासरूम में एक लेक्चर हुआ, लेक्चर के बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया गया था, ये यदि पूछा जाए तो किसी से भी, हमसे भी पूछा जाएगा कि पिछले लेक्चर में आपने कंप्लीट क्या क्या बोला था। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं बता पाऊं कि हाँ ये लाइन मैंने बोला था, ये वर्ड यूज किया था। लेकिन यदि रिकॉर्डेड वीडियो होगी तो आपको जब एक नहीं 2 बार, 2 नहीं 3 बार में समझ में आएगी तो 3 बार आप प्ले करके देखेंगे। तो मेरा मोटो सिर्फ यही है कि मैं चैनल इसलिए शुरू किया कि वैसे लोग जो कि कहीं आप किसी ट्यूटर के पास नहीं जा सकते, उतना एफर्ट नहीं कर सकते, तो आप बार बार देख करके भी ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से वर्क होता है। तो मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले आप ये समझें कि बाइनरी ऑपरेटर क्या है। तो बाइनरी ऑपरेटर का मतलब हो गया कि जो 2 ऑपरेंड पर ऑपरेट होता हो। तो यहां पर ऑपरेंड मेरा क्या है, 2 ऑब्जेक्ट है सेम क्लास का, तो उस ऑब्जेक्ट पर ऑपरेशन करना है। तो मैं एक साधारण सा ऑपरेशन आपको एडिशन का करके दिखाऊंगा कि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और उस दोनों का सम कैसे हम करें ताकि वो तीसरे ऑब्जेक्ट में जाकर के असाइन हो जाए। जैसे हम यदि c = a+b करते हैं तो a और b का वैल्यू ऐड होकर के चला जाता है c में। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट 1 + ऑब्जेक्ट 2 करें तो ये ऑब्जेक्ट 3 में जाकर के स्टोर हो जाए। यानी ऑब्जेक्ट 3 को जब प्रिंट करें तो ऑब्जेक्ट 1 और 2 का हमको सम मिले। तो ये सेम जो यूनरी ऑपरेटर का कंसेप्ट था कि ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर फंक्शन को यूज करेंगे, वो एज यूजुअल है, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं। मामूली सा चेंजेस है, वो मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं कि किस तरीके से आप इसको चेंज करेंगे या किस तरीके से आप इसको बनाएंगे, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसे देखिए, मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैंने एक क्लास लिया iostream.h। मैं इसलिए आपको बोलते जाता हूं जो मैं लिखता हूं कि ताकि आप यदि नोट कर रहे हैं और बोर्ड का कंटेंट्स आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है तो आप उसको सुन सके कि क्या मैं लिखा। iostream.h क्लास टेस्ट, और टेस्ट का कर्ली ब्रेस ओपन करने के बाद हम यहां 2 वेरिएबल ले लेते हैं, a
और बी। ये दोनों इंटीजर टाइप का हमने लिया और कोई एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया, तो दैट मीन्स कि ए और बी प्राइवेट है। इसके बाद आ जाएंगे पब्लिक सेक्शन में, पब्लिक और कोलोन। ये पब्लिक सेक्शन हमने डिक्लेयर किया और यहां पर आप इसका कंस्ट्रक्टर बना दीजिए, टेस्ट, और ओपनिंग क्लोजिंग हमने दिया। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू हमने 0 कर दिया, दोनों का वैल्यू को 0 0 से सेट किया। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख लीजिए, टेस्ट और इंट, यहां पर x इंट को हम यहां y, दो वेरिएबल ले लिए इंट का, और इस x वाले वैल्यू को a में डालिए, a इक्वल टू x और b इक्वल्स टू y, और कर्ली ब्रेस बंद कर देंगे। तो ये मेरा इनिशियलाइजेशन के लिए कि ताकि जब ऑब्जेक्ट बनाए तो ऑब्जेक्ट बनाने के समय ही हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकें। अब इसके बाद आप एक फंक्शन ले लीजिए डिस्प्ले करने के लिए, ताकि हम ये दिखा सकें कि a और b का वैल्यू किस ऑब्जेक्ट के लिए क्या है। वॉइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आप a और b को दिखा दीजिए। सी आउट a इक्वल्स टू, a को प्रिंट करिए, और फिर सी आउट b इक्वल्स टू, और यहां b को प्रिंट कर दीजिए। इसका कर्ली ब्रेस हम क्लोज किए। अब ऑपरेटर फंक्शन को लेकर के चलेंगे। तो ऑपरेटर फंक्शन का देखिए, यहां पर एक चीज और गौर करने की है, यूनरी ऑपरेटर में चूंकि हम लोग रिटर्न नहीं करा रहे थे, सिर्फ इंक्रीज करके छोड़ दे रहे थे, तो वहां पर रिटर्न टाइप वॉइड लेकर के चले। लेकिन यहां पर हमको रिटर्न कराना है ऑब्जेक्ट टाइप का, यानी क्लास टाइप का, तो रिटर्न टाइप भी हम लिखेंगे क्लास टाइप का, यानी टेस्ट, ये रिटर्न टाइप हो गया, ऑपरेटर और प्लस। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में ये क्लियर कर दिया था कि जब हम प्लस या किसी भी ऑपरेटर को यूज करेंगे और वो बाइनरी मोड में है, तो लेफ्ट साइड जो भी रहेगा सिंबल के वो डायरेक्ट एक्सेसिबल होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन जो राइट साइड है उस राइट साइड को एक्सेस करने के लिए पैरामीटर की आवश्यकता पड़ेगी, हम उसको पैरामीटर के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो यहां पर हमको टेस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट मान लो हम टीएमपी या टी बना लिए, टी। और जब हम दो ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा, तो उस वेरिएबल्स के लिए, ताकि हम मान लो ए और बी है, तो ऑब्जेक्ट 1 का ए और ऑब्जेक्ट 2 का ए दोनों सम होगा, तो सम होकर के टेम्पोरली रखने के लिए एक यहां हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे टेस्ट क्लास का, टेस्ट टीएमपी कर दिए, ये टेम्पोररी के लिए हम लिए ताकि सम करके इसके वैल्यू को रिटर्न कर सकें। अब यहां पर आप लिखेंगे कि temp डॉट ए इक्वल्स टू ए, यानी कि जो लेफ्ट साइड है ऑपरेटर के उसका वैल्यू, और प्लस टी डॉट ए, यानी जो राइट साइड है उसका वैल्यू। इसी तरीके से टीएमपी डॉट बी इक्वल्स टू बी प्लस टी डॉट बी, और यहां रिटर्न हम करा देंगे टेम्प को। तो देखिए पहला वाले ऑब्जेक्ट का ए, दूसरा वाले ऑब्जेक्ट का ए, दोनों जुड़ करके चला गया, एक अलग टेम्प वाले के ए में स्टोर हुआ, फिर बी उसी तरीके से जुड़ा और टेम्प के बी में चला गया, और टेम्प को रिटर्न करेंगे, और इसको हम होल्ड कर लेंगे तीसरे ऑब्जेक्ट में। तो यहां पर इसका कर्ली ब्रेस क्लोज किए और क्लास को बंद किए, सेमीकोलन दे दिए, क्लास मेरा एंड हो गया। अब इसके नीचे लिखेंगे void main में आ जाएंगे, void main, और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, टेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट OB1, और इसमें 10 और 20 हमने पास किया, दूसरा OB2 यानी कि 30 और मान लो 40 हमने रखा, और एक ले लेंगे OB3 और सेमीकोलन दे दिए। तो यानी 3 ऑब्जेक्ट बना। देखो पहला वाले में ए के लिए 10 और बी के लिए 20 हो गया, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में 30 और 40 हो गया, और OB3 में ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0 हमने सेट कर दिया। अब यदि आप इसको दिखाना चाहते हैं तो आप सी आउट कीजिए कि OB1 और बैकस्लैश n आप दे दीजिए लास्ट में, और इसके वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, OB1 डॉट डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले कर जाएगा, यानी 10 और 20 आपको ए और बी में दिखा देगा। फिर आप
सी आउट करिए OB2 को, ताकि ये कंफर्म हो जाइए कि उसमें वैल्यू क्या है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। डिस्प्ले, इसके बाद आप सम करिए दोनों को। तो सम कैसे करेंगे, तो OB3 इक्वल टू OB1 प्लस OB2। देखो जैसे ही आप ये लिखोगे तो यहां पर यानी एग्जीक्यूशन के बाद यहां जैसे कंट्रोल पहुंचेगा तो OB1 का वैल्यू ये दोनों डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, और प्लस के बाद वाला यानी OB2 का वैल्यू इस T के माध्यम से एक्सेस हो रहा है। अब यहां आप OB3 को प्रिंट करो तो आपको सम मिल जाएगा, OB3 और बैकस्लैश n करेंगे और OB3 डॉट डिस्प्ले, और यहां पर इसको हम क्लोज कर देंगे। आप देखिए इसमें मैं आपको बताता हूं, ये 10 और 20 है, ये किसके लिए है, इस A और इस B के लिए, और 30 और 40 किसके लिए है, तो इस T के A और T के B के लिए है। अब देखिए आप जब इसको हम जोड़ेंगे तो T का डायरेक्ट वाला A यानी इस OB1 वाला A, तो A में कितना है 10, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 10, और प्लस T डॉट A का वैल्यू कितना है 30 है, तो यानी हो गया कितना 40। टेम्प के A में चला गया 40, और इसके बाद फिर B वाला वैल्यू इसी तरह से जोड़िए, तो यहां हो जाएगा 20 और प्लस कर देंगे किससे 40 से, तो 4 2 6 60 हो गया। अब देखिए ये किसके लिए हो गया, A और B के लिए, और वो कौन सा टेम्प, और टेम्प रिटर्न होगा, तो टेम्प रिटर्न हुआ तो ये इक्वल के लेफ्ट वाले में आकर के स्टोर होगा, यानी कि इस OB3 के लिए जो ऑब्जेक्ट इंटरनली बनाया होगा A और B के लिए जगह, उसमें आकर के यहाँ 40 हो गया और इधर वाले में 60 हो गया। तो जब आप OB3 को डिस्प्ले करेंगे तो ये कितना मिलेगा 40 और 60, 40 और 60। तो ये हो गया आपका कि ऑपरेटर यानी प्लस को हम यूज किए और दो ऑब्जेक्ट को बाइंड कर लिए। इस पर एक क्वेश्चन मैं देता हूं, अक्सर ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में देखा गया है, इसको आप सॉल्व करिए, थोड़ा सा यदि दिमाग लगाएंगे तो आप सॉल्व कर सकेंगे कि OB2 इक्वल टू OB1 इंटू 5। इसका सॉल्यूशन आप करें कि यदि हम ये ऑपरेशन करें तो हमारा वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए, तो OB1 का दोनों वैल्यू A और B यदि है तो दोनों वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करें। तो ये रहा आज के इस वीडियो का क्वेश्चन कि यदि आप ये पीछे वाला सारी बात समझ गए तो इसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा प्रोग्राम बनाने का, और जैसे ही आपका प्रोग्राम का आउटपुट आएगा और वो सही आएगा तो आपको ऑटोमेटिक है कि ये लगेगा कि नहीं हम अब सही रास्ते में जा रहे हैं, आप उससे मैक्सिमम चाहेंगे कि और हम इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाएं। यदि एरर आएगा तो मैं आपके साथ हूं, 24 घंटे में से जब आप चाहें आप मैसेज करें, रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रिलेटेड यानी कि यूनरी और बाइनरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और इसके बाद फिर ये तो अभी जो सॉल्यूशन मैंने दिया है ये मेंबर फंक्शन के द्वारा दिया है। अभी इसमें फ्रेंड फंक्शन बाकी है कि फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको कुछ छोटे छोटा क्वेश्चंस जो कि छोटे छोटे एक्सप्रेशन से निकलेगा, और उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज करते हुए हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे।